नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बात अब पाकिस्तान की बेहयाई एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुकी है। एक वीडियो सामने आया है जिसको कि कल का बताया जा रहा है, जिसमें हिजबुल और लश्कर, दुनिया के दो सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के आतंकी एक साथ एक मंच पर जमा हुए। ये लोगों की तस्वीर पाकिस्तान से कई बार पहले भी आ चुकी है, लेकिन इस बार खास बात यह थी कि जो मंच था ये राजधानी इस्लामाबाद में था, जहां पर नवाज शरीफ बैठते हैं, जहां पर जनरल बाजवा बैठते हैं, जहां पर राष्ट्रपति जरदारी बैठते हैं, और उसके बावजूद भी आतंकी संगठनों का मजमा जमा रहा। दोनों यानी लश्कर और हिजबुल ने भारत के खिलाफ इस रैली में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए हाथ मिलाने का ऐलान किया। लश्कर की तरफ से आतंकी हाफिज सईद की बंदूक ग्लोबल टेररिस्ट सलाहुद्दीन को सौंपी गई और यह सब सरेआम हुआ, हजारों की भीड़ के सामने किया गया और दो आतंकी संगठनों के मिलन का गवाह बने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी के कद्दावर नेता, उनके करीबी दोस्त मीर जफर अली शाह। यानी इस्लामाबाद में हुई बेशर्मी के इस मंच की मेजबान नवाज शरीफ सरकार थी। हम तो आज पूछेंगे कि क्या नवाज सरकार के समर्थन के बिना इस्लामाबाद में आतंकियों की ये रैली मुमकिन थी? हम तो पूछेंगे सलाहुद्दीन की रैली इस्लामाबाद में होने देना अमेरिका को क्या अंगूठा दिखाना नहीं है? और सवाल नंबर 3 कि क्या आतंकियों के खिलाफ भारत के सख्त तेवर ने लश्कर हिजबुल जैसे संगठनों को हाथ मिलाने को मजबूर कर दिया है? तो नवाज हो गए मेहमान इन आतंकी मेहमानों के, और इन्हीं सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं। पाकिस्तान के मेहमान भी मेरे साथ होंगे, खुद उस शहर इस्लामाबाद से जहां पर यह बड़ी सी रैली, बड़ा सा मजमा जमा था। लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। ये इस्लामाबाद है, वो जगह जहां से पाकिस्तान पर हुकूमत की जाती है, वो जगह जहां से फौज के इशारे पर पाकिस्तानी हुकूमत नाचती है। इस्लामाबाद में उसी हुकूमत और फौज की नाक के नीचे ये मंच सजा है, आतंकियों का मंच। और इस मंच पर हाथ मिला रहे हैं दो ग्लोबल टेररिस्ट। ये बंदूक उसी का प्रतीक है। आतंकियों का दावा है कि ये बंदूक लश्कर के सरगना हाफिज सईद की है, जो बतौर तोहफा हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को सौंपी गई। इसे सलाहुद्दीन को सौंपने वाला शख्स है हाफिज का साला अब्दुल रहमान मक्की। मंच पर बैठे लोगों में आतंकियों के साथ बैठा है पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी का नेता जफर अली शाह। यानी ये सभी आतंकी नवाज सरकार के मेहमान हैं। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, नवाज मेजबान, आतंकी मेहमान। हजारों की भीड़ के सामने लोगों को भड़काने के लिए आतंकी संगठनों के पास दो ही मुद्दे होते हैं, पहला इस्लाम और दूसरा हिंदुस्तान। यहाँ इसी का मुजाहिरा हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दी हुई तलवार हमारे हाथ में है, तलवार चलती रहेगी। बंदूक को तलवार बताकर भीड़ को बरगलाने वाला आतंकी मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने की भी कसम खाकर आया है। प्रोफेसर हाफिज सईद साहब की तरफ से तलवार पेश की गई, ये तो हाफिज साहब की तलवार नहीं थी, जनाब इमाम मुजाहिदीन मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तलवार। जुबान पर इस्लाम और जहर कश्मीर के नाम पर। जब तक आखिरी दीवार की कोई फौजी सरजमीन कश्मीर पर मौजूद है, और मेरे अजीज मुजाहिदों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस गज़वे हिंद के नतीजे में न सिर्फ कश्मीर आजाद होगा
बल्कि बरसगीर का नक्शा बदल कर रह जाएगा। असल में अमेरिका की तरफ से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के बाद सलाहुद्दीन को पाकिस्तान में हीरो बनाने की ये कोशिश है। अभी आप बताएं, सब के सब रख्त सफर बांधे हुए, कलाशनिकोव थमाए हुए, गज़वा हिंद में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जो पाकिस्तान इंसानियत के इस दुश्मन को पाल पोस रहा है, इस मंच से इसके पास उसके लिए भी संदेश है। मैं आपसे वादा करता हूं, 2 हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह इस तलवार के साथ वफादारी की जाएगी। पाकिस्तान में सलाहुद्दीन और मक्की जैसे आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लेकिन वहां की फौज बेशर्मों की तरह पाक साफ होने के दावे कर रही है। कोई ऐसा टेररिस्ट नहीं है जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने एक्शन ना किया हो। हरकत कुछ, जुबान पर कुछ और आतंकियों को शह देने के साथ ही तिलमिलाया पाकिस्तान सरहद पार से बगैर उकसावे के भारी गोलीबारी कर रहा है। इस गोलीबारी में एक जवान शहीद हो चुका है, जबकि जान माल का भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की इन हरकतों से जम्मू कश्मीर का धैर्य भी जवाब देने लगा है। पाकिस्तान ज्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सकता। अगर वो ये बातें नहीं समझेगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ही जो है इस वर्ल्ड मैप पर रहेगा नहीं रहेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम तो पूछेंगे कि क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का वक्त आ गया है? एक बार फिर हमारा ध्यान से सवाल सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे लगातार इस शो में इंतजार रहेगा कि क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का वक्त आ गया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप हमको SMS कर सकते हैं। #HTP और #पाकिस्तान को सबक सिखाओ के जरिए भी आप अपने सुझाव और सवाल मुझ तक भेज सकते हैं, फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर। बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय सबसे पहले कराऊं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंसार रजा साहब मेरे साथ मौजूद है, जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, इस्लाम मामलों के जानकार के तौर पर उनको मैंने इस डिबेट में बुलाया है। हमारे साथ जो बाहर से मेहमान जुड़ रहे हैं उनका बारी बारी से मैं परिचय करा देता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब है इस डिबेट में। बख्शी साहब शुक्रिया। पाकिस्तान के 2 खास मेहमान तारिक पीरजादा डिफेंस एक्सपर्ट और लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपर्ट, आप दोनों का हम वेलकम करते हैं इस डिबेट में। जफर अली शाह जो कि उस रैली में मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े नेता हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे मैंने कहा है कि उनको फोन लाइन पे लिया जाए। इन तमाम लोगों के बीच में लेकिन मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा शफकत सईद साहब आपसे। जो बात आपने अभी सुनी, मैं उस इस्लामाबाद में रैली हुई उस पर बाद में आऊंगा। सैयद सलाहुद्दीन जो है, जो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसके बाद वो अपनी तकरीर में बोलता है वहां इस्लामाबाद में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की दी हुई तलवार हमारे हाथ में है। आप भी मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ये तलवार जो थे वो हाफिज सईद और सलाहुद्दीन को देके गए हैं? उसका मुराद था कि मुसलमानों के पास जो इस्लाम है और इस्लाम की दिफा के लिए वो जो भी इकदाम उठाते हैं ये इसी तरह है जिस तरह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार दी हुई है। तलवार से मुराद है नस्बुल ऐन, इरादा, मकसद। तो वो हमारे पास है। वो तो तमाम मुसलमान कहते हैं कि जी हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता दिया है ये हमारी तलवार भी है, ये हमारी मशअल राह भी है और ये हमारा मकसद भी है। तो आप फिगरेटिव चीज़ को ये मत समझे कोई फिजिकल तलवार उनके हाथ में आ गई है। जिस तरह खालिद बिन वलीद को तमाम नॉन मुस्लिम समझते थे कि इनके पास जन्नत से तलवार आई हुई है, हालांकि उनको बहादुरी की वजह से शफकत साहब सैफुल्लाह कहा जाता था। शफकत साहब सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूं, अंसार रजा यहाँ इंटरवीन करना चाह रहे हैं। अंसार रजा साहब करें, आप हजारों की रैली के बीच में खड़े हैं, सैकड़ों लोग वहां मौजूद हैं उस रैली में, और वहां इस तरह जफर साहब मैं आता हूं, उस तरह की तकरीर दी जाती है जिसमें जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या माइंडसेट से आए हैं, सिर्फ बरगलाने के लिए, सिर्फ भड़काने के लिए। न सिर्फ मुझे लगता है ये कुरान का अपमान है, ये इस्लाम का अपमान है। देखिए, सबसे पहली बात तो शफकत सईद साहब को आपने पाकिस्तान का जानकार बताया, इस्लाम का जानकार बताया, मैं सुन नहीं पाया। अगर ये इस्लाम के जानकार होते तो उल्टे हाथ से सलाम नहीं करते ये आपको, पहली बात।
दूसरी बात इन्होंने ये कहा है 1450 साल तक से अब तक आज तक कोई किताबी ऐसी बता दें कि जिसमें किसी नबी ने, किसी वली ने, किसी औलिया ने, किसी आलिम ने यह कहा हो कि पैगंबर इस्लाम हमें एक तलवार दे करके गए हैं। दो चीजें कुरान में हैं, अगर हमारी आल को पकड़े रहोगे, अगर हमारे रास्ते को पकड़े रहोगे, कुरान को पकड़े रहोगे। कुरान तलवार नहीं है, कुरान ने तो अखलाक का सबक दिया है। आप ये क्या जहर उगलवा रहे हैं इन काफिरों से? ये क्या बकवास करा रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही उनको पैगंबर इस्लाम का नाम लेकर के? उनके मुंह से पैगंबर का नाम अच्छा लगता है क्या, जो दूसरों का कत्ल कर रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। जब तक तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तुम्हारे पेट में दाना नहीं जाना चाहिए। पहले पड़ोसी का पेट भरो, और तुम कत्ल करने के लिए नबी के अखलाक को तलवार की बात कर रहे हो। तुम पैगंबर इस्लाम ने तो अखलाक दिया है। कौन सी किताब में लिखा है? शर्म नहीं आती पाकिस्तानियों को? नबी का नाम इस्तेमाल लेकर के तलवार का इस्तेमाल कर रहे हो। वो पैगंबर जिन्होंने 3-3 दिन तक, 7-7 दिन तक पेट पर पत्थर बांधे, उनका नाम लेकर के आप तलवार का इस्तेमाल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों। इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। और आपको सोचना चाहिए, इसी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुंह पर लोग थूक रहे हैं, इन्हीं हरकतों की बुनियाद पर कि इस्लाम को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। इस्लाम के नाम पर आप जिहाद कर रहे हो। सबसे बड़ा जिहाद तो पैगंबर ने कहा है कि दो रूठे हुए भाइयों को आपस में मिलवा दो, ये जिहाद है। अपने नफ्स से जिहाद करो। ये किसी की गर्दन मार देना जिहाद है क्या, जो आप लोग कर रहे हो? और वहां रैली में नारे लग रहे हैं। पीरजादा साहब सर मत हिलाइए, जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगा अंसारी साहब को। इन्होंने मेरे ऊपर एतराज किया था, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए शफकत साहब, साहब, आपके पैसे पूरे हो गए होंगे और मैं आपके साथ किसी भी सवाल में आपसे नहीं करूंगा। उसकी वजह सिर्फ यह है कि मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ। और आपने अगर कुरान पढ़ा हुआ है और ये सब कुछ है तो सूरह अनफाल, सूरह तौबा, उसको अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर जहाद करना फ़र्ज हो चुका है। फ़लस्तीन में, बर्मा में सब मुसलमानों पर फर्ज हो चुका है। फ़लस्तीन में, अरे मुसलमानों को मार रहे हो और फर्ज बता रहे हो। शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही? मुसलमानों को मार रहे हो। पूरी दुनिया में मुसलमानों को जलील करवा रखा है आप लोगों ने। आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो गया है। हाफिज सईद जैसे जालिमों को पनाह दे रखा है, सलाहुद्दीन जैसे कातिलों को पनाह दे रखी है आपने, और आप कह रहे पाकिस्तान को जिहाद फर्ज हो चुका है। शर्म नहीं आ रही है? और वहां के आलिम कैसे हैं जो आप लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं कुफ्र का फतवा देकर के? क्यों? अगर आप इस्लामी हैं और इस्लामी लॉ फॉलो करते हैं तो पहले तो फांसी हाफिज सईद को दिलवाइए ना। उसको फांसी होनी चाहिए जो कातिल है पूरी इंसानियत का। कुरान कहता है एक इंसान बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उसने तो हजारों लाशें गिराई हैं। जुनैद बेगुनाह था, जुनैद का कत्ल इंसानियत का कत्ल था। अरे जुनैद का मसला हम देखेंगे, जुनैद का मसला हम देखेंगे। वो कसाब को यहाँ किस लिए भेजा था? गुजरात में जुनैद का मसला हम देखेंगे, हमारी हुकूमत देखेगी। हमारी लड़ाई मतलब ये पाकिस्तान में जो मस्जिदों में बम फोड़ रहे हो वो देखो। अपने ईमान अरे जो मदरसों को नहीं बख्श रहे हो, खानकाहों को नहीं बख्श रहे, जुनैद की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही है जुनैद की बात करते हुए? मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अरे शफकत साहब किस मुंह से जुनैद का नाम ले रहे हो? वो हाफिज कुरान था, रमजान शरीफ में शहीद हुआ है वो। उसकी बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती? उस जालिम हाफिज जैसे लोगों को देखो जो हाफिज के नाम पे कलंक है, पूरी इंसानियत के नाम पर दुश्मन है वो आदमी। और सलाहुद्दीन जुल्म से लड़ रहे हैं। अच्छा, जुल्म से जालिम है वो 10 जालिम है, बेगुनाहों का कत्ल कर रहा है वो। शफकत सईद, आप लोगों को, आप रिटायर्ड फौजी हैं, आप रिटायर्ड फौजी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट आप होल्ड करते हैं, डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर लगता है कि आप भी किसी मदरसे के किसी अनपढ़ गंवार की तरह बात कर रहे हैं। आप इलिटरेट लोगों की तरह बात कर रहे हैं। फौजी डेकोरम आप में दिख नहीं रहा है। आप फौजियों के साथ कैसे बात की जाती है, आपको तमीज नहीं है। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप फौजियों को बदनाम कर रहे हैं। और जनरल बख्शी, जनरल एक मिनट शांत रहिए, कीप क्वाइट। जनरल बख्शी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद में रैली हो रही है, इस्लामाबाद में, जफर साहब मैं आता हूं, इस्लामाबाद में रैली हो रही है, मक्की और सैयद सलाहुद्दीन एक मंच पे मौजूद हैं, वहां पे सैकड़ों की भीड़ है, और ये तमाम तस्वीरें दिखाती हैं जिसमें, आपको आवाज आ रही है बख्शी साहब? बख्शी साहब, कैन यू लिसन टू मी? हाँ जी, हाँ जी। बख्शी साहब, इस्लामाबाद में रैली है, खुलकर रैली है, राजधानी में, कैपिटल में,
वहां पे मक्की और सैयद सलाहुद्दीन मौजूद हैं। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि अब ये लोग इस बात पर आ गए हैं कि इस्लाम के नाम पर भड़काया जाए, इस्लाम के नाम पर इकट्ठा किया जाए, जो रसूलुल्लाह की बात कर रहा था अभी अपनी तकरीर में सलाहुद्दीन। देखिए सुमित, मैं कहना चाहता हूं कि एक आईएस है सीरिया और इराक में, जिसके पीछे जिसने इस्लाम के नाम पे तबाही मचा रखी है। वहां नाम तो वो इस्लाम के मजहब का ले रहे हैं, जितना नुकसान वहां के लोगों को शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो। मौसूल शहर की 2 तस्वीरें हमने देखी, एक जो कि आईएसआईएस के आने के पहले और दूसरी जो कि आईएसआईएस के आने के बाद। एक भी इमारत वहां पे खड़ी नहीं है। वहां की जो मशहूर मस्जिद है वो भी तबाह हो चुकी है। ये लोग जो हैं ये इस्लाम की तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस्लाम की देखिए, जो भी जहां अगर हर एयरपोर्ट पे बेचारे मुसलमानों को चेक किया जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है, तो ऐसे लोगों की वजह से बिल्कुल तो पूरे मजहब को बेवजह बदनाम कर रहे हैं, जो कि पूरे मजहब के ऊपर कालिख पोत रहे हैं और वो शक की निगाह पे ला रहे हैं और खुद चेक होते हैं। अपने बेचारे मुसलमान भाई जो शरीफ हैं, जो चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको वो ये जो है वहां जवाब दीजिए पीरज़ादा साहब। देखिए, ये जो सैयद सलाहुद्दीन है, ये यहाँ से भागा था 1980 के दशक के आखिर में, और तब से जाके वहां पे बड़ा भारी फौजी सरगना बन गया है। एक गोली की आवाज इसने नहीं सुनी, लेकिन ये वहां पे जो बेगुनाह बच्चे हैं, कितने कश्मीर के बहादुर नहीं ट्रेन कर करके वहां से भेजे कि तुम आगे बढ़ो, मैं यहाँ मुजफ्फराबाद में मुर्गे खा रहा हूँ। तुम आगे बढ़ो, मैं मुजफ्फराबाद में मुर्गे खा रहा हूँ। ये एक नए किस्म के सूरमा है। ये या तो होता है कि ये बड़ा लड़ाका आदमी नहीं बोल रहे जनरल बख्शी, कलाशनिकोव प्रेजेंट कर रहे हैं बड़े शौक। बिल्कुल जनरल बख्शी, 100% राइट, 100% राइट जनरल बख्शी। लेट मी गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम तारिक पीरज़ादा की तो अकल में थोड़ा फर्क है जी, मुझे बात करना जनरल बख्शी, एक मिनट। तारिक पीरज़ादा, आप गलत जगह पे तारिक पीरज़ादा, इस बात के बारे में कोई सफाई है आपके पास? होता है तो आप हंस रहे हो। तारिक पीरज़ादा करने की कोशिश कीजिए। तारिक पीरज़ादा, आपके पास इस बारे में कोई सफाई है कि इस्लामाबाद की इस रैली में, जवाब देता हूं, अगर इस्लामाबाद की इस रैली में जहां से प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस या प्रेसिडेंट का ऑफिस महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ये रैली होती है, जहां पर दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मौजूद हैं, ये क्या दिखाता है? पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है कि नहीं है? जवाब दूं मैं 3 जवाब दूंगा। एक तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, और सरताज अजीज ने उस मुश्तरका एलामिये के बाद जो वाशिंगटन से मोदी और ट्रंप ने जारी किया था, उसके ऊपर सरताज अजीज मुशीर खारजा पाकिस्तान ने क्या कहा था? उसने कहा था, और मुझे काटिएगा नहीं क्योंकि मैंने अभी इन मौलवी साहब की बात का जवाब देना है। ये शैतान जो आपने बुलाया हुआ था, जरा शैतान होंगे आप, शैतान होंगे आप, मेरी बात सुनो ना, शैतान होंगे आप। देखो तमीज से बात करिए पीरज़ादा साहब, पीरज़ादा साहब तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए पीरज़ादा साहब। आप इतना कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको अभी भी साहब कह रहा हूं, मैं अभी आपको साहब कह रहा हूं। आप किसी को शैतान नहीं कह सकते हैं। आपको माफी मांगनी होगी, आपको माफी मांगनी होगी अंसार रजा से, पैगंबर से ही आपको अंसार रजा से माफी मांगनी होगी पीरज़ादा साहब, पीरज़ादा साहब आपको माफी मांगनी होगी। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। यू हैव टू से सॉरी टू हिम। नो पीरज़ादा साहब, बिल्कुल नहीं, आपको माफी मांगनी होगी, आपको माफी मांगनी होगी, आपको माफी मांगनी होगी पीरज़ादा साहब। अंसार रजा, आप नहीं जानते अंसार रजा कौन है, आप नहीं जानते अंसार रजा कौन है। अंसार रजा 100% जानते हैं कि आप कौन है, तभी भी वो तमीज से बात कर रहे हैं, तभी भी वो तमीज से बात कर रहे हैं। आप ये उंगली दिखा के अपने आप को बदतमीज साबित कर रहे हैं। वाजिब ना हो, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको बड़ा इस्लाम पता है? अरे कोट टाई पहन के डिबेट में बैठे हुए इस्लाम की बात कर रहे हैं।
अजीब बात करते हैं, ये होता है इस्लाम। बेवकूफ मुल्ला था, अजीब बात कर रहे हैं आप इस्लामियत की बात करेंगे हमसे, तमीज नहीं है आपके पास। अच्छा बात सुनो, आपको तमीज नहीं है बात करने की, आप क्या मजहब की बात करेंगे? आप डिफेंस की बात करिए, आप डिफेंस की बात करिए, वहीं तक ठीक है आप। आप डिफेंस की बात करिए, वहीं तक ठीक है आप। डोंट कम टू इस्लाम। सैयद सलाहुद्दीन की बात करता हूँ, नहीं बात सुनो ना, नहीं, माफी मांगिए, माफी मांगिए। अगर आप, अरे यार, मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, तब तक मैं हेडलाइंस देख रहा हूँ। आपको माफी मांगनी होगी। नहीं नहीं, मैं आगे आपसे सवाल नहीं करूंगा, आपको अंसार रजा से माफी मांगनी होगी। मैं हेडलाइंस देखता हूँ। हमारी लड़ाई मतलब ये पाकिस्तान में जो मस्जिदों में बम फोड़ रहे हो वो देखो, अपने ईमान अरे जो मदरसों को नहीं बख्श रहे हो, खानकाहों को नहीं बख्श रहे, जुनैद की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है जुनैद की बात करते हुए? मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अरे शफकत साहब, किस मुंह से जुनैद का नाम ले रहे हो? वो हाफिज कुरान था, रमजान शरीफ में शहीद हुआ है वो। क्योंकि मैंने अभी इन मौलवी साहब की बात का जवाब देना है। ये शैतान जो आपने बुलाया हुआ था, शैतान होंगे आप, शैतान होंगे आप, मेरी बात सुनो ना, शैतान होंगे आप। देखो तमीज से बात करिए प्लीज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा। डिबेट काफी गर्म हो गया था सेगमेंट के उस पार में, उम्मीद करता हूं कि इस बार शायद मुद्दों पर बात हो पाए, लेकिन उसके पहले नतीजे दिखाते हैं कि क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का वक्त आ चुका है। 97% लोग हाँ में जवाब देते हैं और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। यहाँ पर 94%, 94% लोग हाँ में जवाब देते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पाकिस्तान को, जो कि आतंकियों का पनाहगार है, उसको दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त जफर अली शाह साहब भी फोन लाइन पर, मैं आऊंगा अंसार रजा, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। जफर अली शाह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो उस रैली में, उस मजमे में मौजूद थे जहां पर सलाहुद्दीन और मक्की बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की बातें की जा रही थी, भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। जफर अली शाह साहब, आपको जरा सा भी एहतराम है इस बात का कि आप दुनिया के 2 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के साथ बैठे हुए थे? देखिए जी, मैं सिर्फ नहीं बैठा हुआ था, वो 40-50 हजार का मजमा था और उसमें वहाँ पर जो हमारी मरकजी उलमा काउंसिल है, यहाँ पर एक तंजीम है, उसके ज़ेरे तमाम एक पब्लिक मीटिंग, एक जलसा हो रहा था और जिसमें वो नहीं बैठे हुए थे और बेशुमार भी लोग बैठे हुए थे और नो डाउट मैं भी बैठा हुआ था, मुझे उससे इनकार नहीं है कोई। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि वो मतलूब होंगे अमेरिका को, जो आपको होंगे, लेकिन अभी तक ये इल्जाम आपके जरूर होंगे, लेकिन हमारे सामने आपकी आंखों के नूर है, नहीं आए। हमारे लिए टेररिस्ट हैं, आपकी आंखों के नूर हैं, उनको आप निशाने पाकिस्तान दिलाने वाले हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं ना कि हम आपकी बात को तो की तायद कर लें और आप जो कहते हैं उसको अनुमान हम मान लें। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसे शहादत या कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि जिसको मैं भी ये कहूँ कि वो जो जफर अली शाह साहब, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इतने सीनियर पब्लिक लाइफ में इतने वक्त आपने बिताया, आपको क्या लगता है मक्की, हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन ये साधु लोग हैं, ये मौलाना हैं? मेरी बात सुन लेना, आपका मैंने बात सुन ली ना आपकी, बिल्कुल आपके, मैं कह रहा हूँ कि मुमकिन है आपकी नजर में वो बहुत कुछ हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जब, जिस तरह आपने कहा कि मैं एक पुराना पॉलिटिशियन हूँ पाकिस्तान का, मेरे सामने अभी तक एक ऐसी FIR भी नहीं आई जिसमें हाफिज सईद साहब या मक्की साहब के खिलाफ। क्या बात कर रहे हैं जफर साहब? हाफिज सईद अभी हाउस अरेस्ट में है, आप जानते नहीं है कि इस बारे में? आपकी सरकार ने डाला हुआ उसको, आपकी हुकूमत ने। मक्की के खिलाफ कितने केस चल रहे हैं आपको पता नहीं है? सैयद सलाहुद्दीन को इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है। आप हिंदुस्तान की बात मत मानिए। अब आपकी बात मैंने सुन ली ना, आप मेरी भी बात सुने ना। हाउस अरेस्ट तो और नजरबंद तो डिटेंशन में तो मैं खुद कोई 100 दफा रहा हूँ, तो फिर क्या मैं टेररिस्ट हो गया हूँ? आपको लग रहा है, बाकी लोगों की छोड़ दे, आपको लग रहा है कि स्टेज पे खड़े होके कश्मीर की आजादी की बात करना, हिंदुस्तान की बर्बादी की बात करना, एक दूसरे को बंदूकें गिफ्ट करना, ये बहुत बहादुरी का काम है? नहीं, ये बहादुरी का काम नहीं है, ये बुजदिली का काम भी नहीं है कि अगर ये सरासर बुजदिली का काम है। और सबसे बड़ी बुजदिली तो आपकी हुकूमत की है जाफर साहब,
कि इस्लामाबाद में ये दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जमा होते हैं और आपकी पुलिस, आपकी एजेंसी कुछ नहीं करती है? बातें मैं सुनूं तो वो तो मैं सुन रहा हूँ, तो फिर मैं सुनता रहूंगा, आप बोलते रहे, मैं सुनता रहूंगा। तो सुनना तो पड़ेगा ना आपको। आप टेररिस्ट को पालेंगे अपने घरों में, रैलियां करवाएंगे, भारत के खिलाफ नारेबाजी करवाएंगे, हम आपसे सवाल भी ना करें? आप सवाल करें तो फिर जवाब का भी तो मुंतजर रहे ना, जवाब भी तो सुने ना। तो बोलिए ना जवाब, आपका जवाब है ही नहीं, आप उनको हीरो बता रहे हैं। अच्छा, फिर अगर आपको इल्हाम हो गया कि हमारे पास जवाब भी नहीं है तो फिर ठीक है, फिर बात ना करें। अरे ग्लोबल टेररिस्ट है सर वो, ग्लोबल टेररिस्ट। किसने कहा है, कोई बताए ना जरा ग्लोबल टेररिस्ट। किसने नहीं कहा है, किसने नहीं कहा है? इसको हमने रद्द किया है, हमारी हुकूमत ने इस बात को रद्द किया है, अमेरिका के इस इल्जाम को। तो आप अमेरिका को चैलेंज करते हैं कि हम सलाहुद्दीन को टेररिस्ट नहीं मानते, एम आई राइट? नहीं मानते, हाँ, यस। अब आप ये बताइए, ओसामा बिन लादेन को भी आप नहीं मानते थे? वो एबटाबाद में मारा गया, वो कौन था? सूफी था? नहीं, ये देखिए ना, अब आप अपनी डिबेट को लंबा करते जा रहे हैं। अरे वाह, अब आपका जवाब नहीं है तो मतलब, अरे लंबा मैं कर रहा हूँ ना, आप जवाब दीजिए ना। नहीं, ओसामा बिन लादेन आपके लिए कौन था? ओसामा बिन लादेन आपके लिए कौन था? बात करें, नहीं, आप मेरे ख्याल लड़ाई के मूड में। मैं बिल्कुल आपसे बात करने के मूड में हूँ, पर मैं आपकी सुनने के मूड में नहीं हूँ। आपको मेरे सवालों का जवाब देने पड़ेंगे जफर साहब। ये पाकिस्तान का टीवी चैनल नहीं है, ये पाकिस्तान का टीवी चैनल नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं सुन लूंगा। आई विल हैव अ काउंटर क्वेश्चन विद यू। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ओसामा बिन लादेन कौन था आपके लिए, और वो कहाँ मारा गया? आप और किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं क्या करूँ? अरे आपका जवाब ही नहीं है आपके पास, आप ये कह के टाइम जाया कर रहे हैं। देखिए, फोन काट दिया, फोन छोड़ के भाग गए। ये है पाकिस्तान के नेताओं की औकात। एक कड़ा सवाल पूछा और छोड़ के भाग गए। बर्दाश्त हैं, एक नाकाबिले बर्दाश्त हैं, एक सवाल पूछा, उठा के भाग गए। समझ में नहीं आया जफर इस्लाम साहब, मैं आपको ले लिया। अच्छा, मैं उनके सवाल का जवाब दूं तुम्हें? आपको तो मैं बोलने नहीं दूंगा। पीरजादा साहब, आपको तो माफी मांगे बगैर मैं आज बोलने नहीं दूंगा। मैं बहुत क्लियर कर चुका हूँ। माफी मांगिए, अंसार रजा से डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, वरना बैठे रहिए। जफर इस्लाम साहब, मुझे जरा मौका दीजिए। बिल्कुल जफर इस्लाम, आपकी बारी है। क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की हुकूमत के नाक के नीचे रैली हुई है ये। देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। पहले तो एक झूठ को सपोर्ट करने वाला झूठा कहलाता, उसी तरह टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला टेररिस्ट कहलाता। ये जो दो बैठे हैं आपके चैनल पे और टेररिज्म को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये दोनों टेररिस्ट ही है, ये दहशतगर्दी है, उससे कम इनको नहीं देखा जाता। और ये एक हिंदुस्तानी, एक अच्छे मुस्लिम को ये शैतान की तरह कह रहे हैं। मतलब ये अपनी जो इनकी सच्चाई है अपने बारे में ये बता रहे हैं। देखिए, जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके और दहशतगर्दी करने वाला लोग इंसान नहीं हो सकते, ये वाकई अपने आप के बारे में बता रहे शैतान है। दूसरी बात, ये सारा कुछ जो कि पाकिस्तान में हो रहा है वो पूरे सपोर्ट से हो रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में और आईएसआईएस के सपोर्ट से। तो इस बात को बिल्कुल हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया कहती है टेरर फैक्ट्री है, और टेरर फैक्ट्री ऐसे नहीं उपज रही है, इसके पूरे सपोर्ट वहां के हुकूमत और वहां के हुक्मरान की वजह से है। और आज बिल्कुल अगर पाकिस्तानी हुक्मरान अगर इस चीज को कहते हैं कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, तो ये सलाहुद्दीन जैसा शैतान आज इस तरह के हिंदुस्तान के बारे में बयान नहीं करता, ऐसे में बंदूक नहीं एक्सचेंज करता। इसलिए उनके नाक के नीचे ये सब कुछ कर रहा है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे साफ साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान, आईएसआईएस और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब मिली हुई है और सब आतंकवाद को बढ़ाने देने के लिए और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए शफकत सईद कर रही है। शफकत सईद, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि आपकी रूलिंग पार्टी का नेता फोन छोड़ के भाग जाता है? हर पॉलिसी पीरजादा साहब, मेरा सवाल आपसे नहीं है। शफकत सईद साहब, हाँ जी, कोई फोन छोड़ के गया, बिल्कुल ठीक छोड़ के गया, बिकॉज एंकर को जिस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए आप उसके करीब भी नहीं है। पाकिस्तान टीवी के चैनल नहीं है ये, आता ही नहीं है ये पाकिस्तान पीटीवी नहीं चल रहा है, पता है ये पीटीवी नहीं चल रहा है, मुझे पता है। वो आपका भोपू हम सुनते रहेंगे। पता है, हक नहीं है। आप पीरजादा जी, पीरजादा साहब से दहशतगर्द से कम नहीं है। शफकत सईद आप नहीं, पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है। मैं आपको बताऊं, पूरा पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर नहीं, पूरे पाकिस्तान को मतलब बैठी अपने साथ। शफकत सईद पूरे पाकिस्तान को मतलब बैठी अपने साथ। मेरे साथ मैं कई पाकिस्तानी लोगों को जानता हूं जो आपकी तरह बातों को नहीं मानते।
पूरा वो आपकी तरह वाहियात बातें नहीं करते शफकत सईद। आप जितना नीचे गिर सकते हैं सब लोग नहीं गिरते हैं। सैयद सलाहुद्दीन की तरह है। शेष Let me tell you, इसमें शक मत रखें। शेष आप किसी मुगालते में मत रहें। आप चीन के साथ ताल्लुकात में भी मुगालते पर हैं और पाकिस्तान के साथ। अरे जनाब हमको छोड़ दीजिए हमारे मुगालते पे। आप अपने गिरबान में झांकिए, क्या कर रहे हैं अपने आंगन में आप लोग। इनके फ्रस्ट्रेशन का अंदाज इसी से आप लगा लीजिए कि एक निहायत ही घटिया और कम्युनल टेररिस्ट को की तलवार को ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर कर रहे हैं, तो इनका फ्रस्ट्रेशन तो हर बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि माहौल बन रहा है सन 65 वाला। जब इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, इसी तरह के चंद कमीनों को इन्होंने घुसा दिया था हिंदुस्तान में, और जैसे ये लोग घुसा रहे हैं टेररिस्ट को, इसी तरह से ऑपरेशन जिब्राल्टर था। ये फौजी आदमी है, जनरल बख्शी बेहतर जानेंगे। और जब ऑपरेशन जिब्राल्टर में बुरी तरह से इनकी धुनाई हो गई, तो इन्होंने हमारे हवाई अड्डों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन ग्लैंडस्ट्रम किया, और उसके बाद वो भी जब फेल हो गया, तब बाकायदा हिंदुस्तान की फौज ने इनको कश्मीर से लेके और यहाँ तक राजस्थान के बॉर्डर तक इनकी धुनाई की थी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ वही सलूक करने का वक्त आ गया है, और कोई जबान ये समझते नहीं। उस वक्त भी इनके एक बदकिस्मती इनकी और बताऊं, इनका बेचारा जुल्फिकार अली भुट्टो इनका फॉरेन मिनिस्टर था उन दिनों, और उसने अयूब खां फौजी आदमी थे, उनको कुछ सिखा दिया था कि आप यहाँ हमला करें, चीन उधर से आ जाएगा। ये मुगालता इस वक्त भी है। दूसरी बात, एक इनका सेवेंथ इनकी इन्फेंट्री डिवीजन था, उसका कमांडर था मेजर जनरल याहिया खान। वो बेचारा 65 में भी हारा, और 71 में तो सारी हार उसी के मत्थे मढ़ी गई। तो इन लोगों के साथ वही ट्रीटमेंट करने का वक्त आ गया है। इसके अलावा, और ये अगर अमेरिका ने इनको इंटरवीन न किया होता, तो हिंदुस्तान 3 जाट जो है बाकायदा लाहौर को घेर चुकी थी, लेकिन हम वापस आए और इनको बख्श दिया। हम लोगों ने जो बख्शा ना आपको उस वक्त, इस वजह से इतना बोल पा रहे हैं पीरजादा साहब। आप पीरजादा साहब, मैं डिबेट में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा जब तक आप अंसार रजा साहब से माफी नहीं मांगेंगे, वरना कीप क्वाइट। जनरल रजा साहब, मैं आता हूं। जनरल बख्शी कुछ बोलना चाह रहे थे। जनरल बख्शी ने हाथ उठाया था। जनरल बख्शी। देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो सैयद सलाहुद्दीन बड़ा गुरिल्ला लीडर पोज करता है, अपने आप को शी गोवेरा बताने की कोशिश करता है, एक बार इसने किसी एनकाउंटर में हिस्सा लिया हो, किसी लड़ाई में खुद लीड किया हो, ये बड़े आराम से मुजफ्फराबाद में ठाठ से वहां के ऐश महलों में बैठा है और लोगों को झोंक रहा है, वहां लड़ाई करने पे उकसा रहा है। बेचारे वहां से कश्मीर के नाबालिग बच्चों को बहका के ले जाया जाता है पार, वहां उन्हें ट्रेन करके खुद तो ये मुर्गे खाता है मुजफ्फराबाद के, और औरों को धकेलता है लड़ाई में। और ऐसे को इतना बड़ा सूरमा, बड़ा कमांडर बना के पाकिस्तान ये अपनी एक खोखलापन दिखा रहे हैं। ये ना मक्की साहब कहीं लड़े हैं, ना इनका जो है सैयद सलाहुद्दीन कहीं लड़ाई के आसपास दिखाई दिया है। इस टाइप के लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा रौला पाते हैं, और जब लड़ाई होती है तो पिटते हैं। और जब पिछली बार 71 में लड़ाई हुई थी, मैं याद दिला दूं पीरजादा साहब को कि इनकी फौज के 93,000 कैदियों हाथ खड़ा करके खड़े हो गए थे। अब वक्त आ गया है कि आपको उस कागार पे फिर लाया जाए, क्योंकि लातों के भूत जनरल बख्शी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जनरल बख्शी आपकी एक लाइन ने मिर्ची लगा दी, एक लाइन ने मिर्ची लगा दी। रहने की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कोशिश कर ली आपके साथ शांति करने की, लेकिन आप लोग को तब तक नहीं मानेंगे। जो है आपके दिल की जो हिरासत ठंडी नहीं होगी कलेजे मैं एक लाइन और ऐड करता हूं आपकी बात पे। फिर से 1971 जैसे ठोका ना जाए। आपको, आप शायद डिफाइड ही करेंगे इस चीज को। बीते 70 सालों में जितनी बार भी पीस की कोशिश हुई है, शांति की कोशिश हुई है, वो हिंदुस्तान की हुकूमतों ने की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने की है, अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन। नहीं इन्होंने की है। और इन्होंने तो सिर्फ गोली खाई है। जब हारे हैं उसके बाद शिमला आए तो हाथ जोड़ के खड़े हो, तो नील डाउन थे कि जान बख्श दो हमारी। जब इनकी बिहार की हम 2017 में आके टीवी डिबेट में बैठ सके शफकत सईद। 65 में भी मैं आ रहा हूँ अंसार रजा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, आपके पास नहीं आ पाया। पीरजादा साहब, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन ये बोलते हुए कि आपको अंसार रजा से माफी आज
मांगनी होगी, वरना आप डिबेट में मैं पार्टिसिपेट आपको नहीं करने दूंगा। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी बड़ी बहस जारी है। क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है? SMS पे पोल करते रहिए। शक मत रखें, आप किसी मुखालते में मत रहें। आप चीन के साथ ताल्लुकात में भी मुखालते पर हैं और पाकिस्तान के साथ। अरे जनाब, हमको छोड़ दीजिए हमारे मुखालते पे। आप अपने गिरबान में झांकिए, क्या कर रहे हैं अपने आंगन में आप लोग। इनके फ्रस्ट्रेशन का अंदाज इसी से आप लगा लीजिए कि एक निहायत ही घटिया और कम्युनल टेररिस्ट को की तलवार को ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर कर रहे हैं, तो इनका फ्रस्ट्रेशन तो हर बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिरी सेगमेंट में है, लेकिन नतीजे आपको दिखा देते हैं अब तक के कि क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का वक्त आ गया है। हजारों की संख्या में लोग बाग लगातार इस पोल में हिस्सा ले रहे हैं। 97% लोग अभी भी हाँ में जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पोल पर यह संख्या 94% पे है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ चुका है। शफकत सईद साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले अंसार रजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि वो स्तुतु में पढ़े आप। पहली बात तो जो पीरजादा साहब ने कहा पहले सेगमेंट में, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे मैं उनसे आपका सीधा तारुफ नहीं कराऊंगा, पर आपके पास एक मौका है अपनी बात कहने का, क्योंकि उन्होंने बहुत ही वाहियात बात आपके लिए की थी। नहीं, देखिए, तारिक पीरजादा साहब जो कहा है वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मतलब उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं नहीं है मालूम नहीं मुझे, लेकिन उम्र में बड़े हैं। मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि हम आपको कुछ गलत जुमले इस्तेमाल करें, चूंकि हमारा मजहब इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देता और हमारे पैगंबर ने कहा है कि सबसे बड़ी माफी ये है कि आप, सबसे बड़ा बदला ये है कि आप सामने वाले को माफ कर दीजिए। एक बात। दूसरी बात, अभी आपके स्टेटमेंट में चल रहा था कि सलाहुद्दीन ने एक बात कही है कि जब सोवियत संघ मिट गया तो भारत क्या चीज है। एक जुमला आपके, एक मिनट सबका सब सुन लीजिए, आप थोड़ा सा शराफत दिखाइए, हमने बड़ी शराफत से बात की आपसे। वहां चल रहा है कि सलाहुद्दीन ने यह कहा जब सोवियत संघ को मिटा दिया तो भारत क्या चीज है। मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत सब्र करने वाला मुल्क है। जिस दिन हिंदुस्तान अपनी पर आ गया तो मैं कसम खा करके कहता हूं कि जमीन के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा। आधा तो मिट गया, 71 में आधा मिट गया। एक बात। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं दुनिया के तमाम मुल्कों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। बेशक आपको गुलामों की जरूरत है, नौकरों की जरूरत है, इसलिए आप पाकिस्तान के लोगों को वीजा देकर के अपने यहां नौकरी पर रखते हैं, गुलामी की तरह रखते हैं। एक मर्तबा पूरे दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान के रहने वालों को वीजे पर बैन लगा दे। 2 दिन में इनकी औकात समझ में आ जाएगी। ये जो घमंड से हर किसी आदमी को आतंकवादियों को अपना रहनुमा बता करके पैगंबर इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। वो पैगंबर जिन्होंने किसी की आंख में आंसू नहीं देखे, उनकी तलवार की बात करके ये तलवार हाथ में दे करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। इस्लाम के नाम पे कत्लेआम, शर्म नहीं आई। वो सैयद अपने आप को कह रहा है, सैयद तो वो है कि गरीबों को सीने से लगाया सैयदों ने। पीरजादा साहब का ऑडियो बिल्कुल नील कर दीजिए। आप मैं पीरजादा साहब को डिबेट में तब तक पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। शफकत साहब, अगर आपने हल्का सा भी इस्लाम पढ़ा है, हल्का सा भी इस्लाम पढ़ा है, तो एक जगह कहीं बता दीजिए कि इस्लाम ने यह कहा है कि किसी बेगुनाह को कत्ल किया जाए। नहीं तो हद कर रहे हैं, ये इस्लाम का फर्ज बता रहे हैं। और आप जो फर्ज बता रहे हो ना कि पाकिस्तान पर फर्ज हो चुका है जिहाद, आप किसी पाकिस्तान के आलिम को ले आइए टीवी चैनल पर। मैं आलिम की बात कर रहा हूं जो फतवा देता है, जिसकी दम पे आपके यहाँ मसले चलते हैं। किसी मुफ्ती को बुला करके बिठा दीजिए, अगर वो इस बात को कह दे कि पाकिस्तान पर जिहाद फर्ज हो चुका है तो फिर हम उससे बात करेंगे। जिहाद गुंडई को आप गुंडागिरी कर रहे हैं, आप आतंक फैला रहे हैं और आप इस्लाम को जिहाद का फर्ज करार दे रहे हैं। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो पूरी दुनिया में? आपकी वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। हर मुसलमान को लोग पाकिस्तानी समझते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। किसने? क्यों जिहाद नहीं करते जब वहाँ के लोगों पे जुल्म की इंतहा हो जाती है? कहाँ जुल्म की इंतहा हो रही वो तो बताइए। बलूचिस्तान पाकिस्तान में तुम मदरसों में बम फोड़ रहे हो, पहले तो तुम्हें मिटा देना चाहिए ना, जो तुम मदरसों में बम फोड़ रहे हो, मस्जिदों में बम फोड़ रहे हो, खानकाहों में बम फोड़ रहे हो, तालिब इल्मों को मार रहे हो। तुम तो वो लोग हो कि
आर्मी के अरे स्कूल के लाल बच्चों मस्जिद के में क्या हुआ? कब्र का की मिट्टी पेशावर नहीं के स्कूल सूखी। में क्या हुआ? अरे आप अपने गिरेबान में झांको शफकत साहब। शफकत साहब अपने गिरेबान में झांक लो। शफकत साहब, दुनिया थूकेगी अफसोस नहीं होता है वरना। आप लोगों पर क्यों आर्मी के अरे क्या बच्चों एक- के कब्र की मिट्टी नहीं सूखी और तुमने आतंकवादियों को छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो? क्या कौन सा बात इस्लाम है ये? तालिब इल्म शर्म आ रही है मुझे बंदूकें शफकत चलाने साहब। का। शफकत साहब, आप ना फौजी की तरह बात कर रहे हैं, इस्लाम के जानकार की तरह। अरे ये क्या इस्लाम के जानकार हैं ये? आप शर्मिंदा कर रहे हैं आज। मैं तो कहता आप हूं अगर तमाम मर्द अपनी हो कौम को, तो किसी अपने मुफ्ती मुल्क को ला करके बैठा दो। शर्मिंदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुफ्ती हो उसको ला करके बैठा जनरल दो बख्शी, कि पाकिस्तान पर जिहाद जनरल समझौता बख्शी, है। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, जफर इस्लाम में आ रहा हूँ। जनरल बख्शी की तरह जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, क्यों एक मकोड़े की तरह खामोश बैठे हैं चीन के ऊपर? उन्होंने आज आपके देखिए देखिए सुमित, मैं पाकिस्तानी मेहमानों को, अच्छा कल्लन साहब जरा एक चीज सुन लीजिए। आप अभी बड़े जोर जोर से चीन का दावा दे रहे थे, हमको चीन की घुड़कियां दे रहे थे। मैं आपको केवल एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में अमेरिका आपके साथ था, उसने अपनी 7th फ्लीट यहां भेजी थी। चीन आपके साथ था, क्या आपका मुल्क बच गया? बेड़ा हमारा था। अरे चीन आपके साथ था, क्या आपका मुल्क बच गया? दिल पे हाथ रख के जरा याद करिए वो वक्त, आप जब आपके कमांडर बोल रहे थे फ्रेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ आर गोइंग टू कम। याद है आपको वो? कोई आया नॉर्थ से? आपका मुल्क 2 टुकड़े हो गया। प्लीज आप अपने ऊपर और जो है कहर मत गिरवाइए। चीन कह चुका है, आपके चीन कह जरा चुका है। गरिबान में झांकिए अभी चीन कह कि चुका क्या है। वजह है, तुर्की क्या और वजह चीन के है इरादा आपके कि ऊपर मालूम होना अफगानिस्तान चाहिए। आपसे परेशान है, क्या वजह है जनरल कि साहब, ईरान चीन आपसे परेशान है, क्या वजह है कि हिंदुस्तान तो आपसे तंग आया ही हुआ है। जनरल साहब, चीन अब आप का और हद तुर्की पार का कोई करेंगे लड़ नहीं तो होगा। ना चीन आपको बचा पाएगा ना और कोई मुल्क। अरे चीन के आगे घुटने टेके बैठे हुए हैं ये लोग। ये मुगालता चीन के हाथों बिक चुके हैं ये लोग। की जरूरत नहीं शेष है सिंह, और आपके मैं बीच कह में रहा कोई हूं चीन कि नहीं ये आएगा। चीन वाला मुगालता जो खुश हो 1965 में भी जाइए। था, ये इस मुगालते में थे। असल इनकी ट्रीटमेंट जो है, जब हिंदुस्तान की फौज ने, इन्होंने कश्मीर सोचा था कश्मीर में लड़ाई होती रहेगी, और हिंदुस्तान की फौज पंजाब में और आगे बढ़ गई राजस्थान बॉर्डर पे, और इन लोगों ने, इनके पास फौज नहीं थी तो पीर पगारों के चेलों को भेजा था। बिल्कुल। तो ये जो इनके गैंगस्टर्स हैं, जो इनके टेररिस्ट हैं, इनके सहारे स्टेट पॉलिसी बना चुके हैं, ये हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो इनको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इनको ये समझना पड़ेगा कि मेरे भाई, अगर आपको अपने पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि न चीन आएगा ना हमें, नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। 65 में भी यही इनको लग रहा था। तो ये जो ऑपरेशन जिब्राल्टर जो फेल हुआ, तो वही ऑपरेशन जिब्राल्टर चल रहा है इनका, जो घुसपैठ करा रहे हैं वो ऑपरेशन जिब्राल्टर ही है। और उसके बाद इनको मालूम है कितना भी इन्फिल्ट्रेशन करा ले, कितनी भी मिलिटेंसी करा ले, तो पीटा था यही। कितना भी आप हिंदुस्तान में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करें, पीरजादा और शफकत सईद, ध्यान से सुन लें, हिंदुस्तान तो रहेगा लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा इन हरकतों की वजह से। पूरी दुनिया में आप आइसोलेट होते जा रहे हैं। जफर इस्लाम, आप कुछ कहना चाह रहे थे इन पाकिस्तानियों को। जफर इस्लाम, देखिए मैं ये कह रहा था लास्ट में 30 सेकंड में बस इतना कहूंगा कि ये जो पाकिस्तानी जो दहशतगर्द के रहनुमाए बैठे हैं, और पाकिस्तानियों को भी एहसास हो चुका है कि पूरी दुनिया उन पर नजर गड़ा के रखी है कि कब इनको नस्त नाबूद कर दिया जाए। उसकी वजह ये सिर्फ आतंकवाद को, जो दहशतगर्दी को पनाह दे रहे हैं, और उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो मिलिट्री ISI के, पाकिस्तान के जो हुक्मरानों के, सब लोग आग उगल रहे हिंदुस्तान के खिलाफ, जबकि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को आइसोलेट कर चुकी है। ऐसे में इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि चीन की गोद में जो भी बैठ कर जो भी आवाज उठा रहे हैं, चीन इनको ना पहले कभी सपोर्ट किया ना आगे कभी सपोर्ट कर। बिल्कुल। शफकत साहब, आज जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी को क्या गरज सोचे तुझे नीचा दिखाने को, तेरे अमाल काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। वेरी ट्रू, बिल्कुल आपको खत्म करने के लिए काफी है।
पीरजादा साहब, आपको तो माफी मांगनी पड़ेगी अंसार रजा से, तभी आप बात कर सकते हैं। आई वोंट लेट यू मॉब स्पीक। रूल देखे इंडिया में, आप कभी पता नहीं किसी ट्रेन में सफर करते हुए छुरे खोप शफकत सईद, शफकत सईद, सुनिए शफकत सईद, सुनो मेरी बात, लेट मी रिस्पॉन्ड, सुनो मेरी बात। तुम तो पाकिस्तान के हुकूमतों के तलुए चाट के वहां रह रहे हो और हम सीना ठोक के अपने मुल्क में रह रहे हैं और फख्र के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और यहाँ नहीं मक्के तक में हमने तिरंगा फहरा दिया है। खबर भी नहीं लगेगी तुम्हारी। मक्के तक में हमने तिरंगा, मदीना मुनव्वरा में हमने तिरंगा फहरा दिया है, शफकत और सईद, वहां जाकर के अपने मुल्क के लिए दुआएं की हैं। शफकत सईद, आपको शफकत सईद, शफकत सईद, 70 साल पहले हम एक साथ आजाद हुए, आप तो इनफैक्ट एक दिन पहले हमसे हो गए। आज आप कहाँ खड़े हो और हम कहाँ खड़े हैं? आप कहाँ रह गए और हम कहाँ पहुंच गए? आप आतंकवादियों को बना रहे हो, हम चंद्रयान बना रहे हैं, हम मून पे पहुंच गए हैं, चांद हमारी पहुंच में है। आपको पता है बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, सब हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है। सुमित जी 30 सेकंड। शफकत साहब, अभी आपके यहाँ की एक बेटी आई थी दिल का इलाज करवाने के लिए, और हमारे मुल्क ने, हमारे यहाँ की विदेश मंत्री ने खैर मकदम किया उसका, और मैं ये कहता हूँ कि जितने पैसे में तुमने आतंकी फैक्ट्री लगाई है, अगर हॉस्पिटल बनाए होते तो आज किसी दूसरे मुल्क का तुम्हें मुंह नहीं देखना। बहुत बढ़िया बात अंसार रजा, बहुत बढ़िया बात। आज भी पाकिस्तान के सैकड़ों लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हैं हिंदुस्तान में इलाज कराने के लिए, क्योंकि उनको अपने मुल्क के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, अपने मुल्क के अस्पतालों पर भरोसा नहीं है। वो दिल्ली आना चाहते हैं, हिंदुस्तान आना चाहते हैं। यही सोच के शफकत सईद और पीरजादा, आज कम से कम रात भर आप परेशान जरूर रहिएगा कि किससे आपने पंगा मोल ले लिया है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, और ज्यादातर लोगों ने कहा है हमारे पोल में कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। धन्यवाद।